Okay. Uh, Students, am I audible? Yes, sir. Okay. Can you see the screen? No, sir. No, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So it's visible? Yes, sir. Yes. So, first of all, extremely sorry that I am late. I was occupied somewhere else. So that's why I couldn't take the lecture on time. So I think we can start. We are already 46. In the meantime, like others will also join. So now the topic that we have to study is serializability. Now, what is the meaning of serializability? Let me revisit a few of the concepts that we have studied earlier. हमने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था कंकरेंसी कंट्रोल. ठीक है, आई होप यू रिमेंबर. कंकरेंसी का मतलब होता है एक समय पर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक ही डेटा आइटम पे वर्क करना चाहते हैं. सो वी हैव आल्सो सीन कि उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं. आई होप यू रिमेंबर. लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड, इस तरीके से मैंने आपको कराया था. याद है कि नहीं? Yes, sir. ओके. इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम एक और बताइए. तो वो तो ठीक है, कंकरेंसी हो गई. लेकिन अब कंकरेंसी एक्चुअली कहां पर यूज होती है और किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं, सो दैट वील सी इन सीरियलाइजेबिलिटी. सो क्या सीरियलाइजेबिलिटी है, ये धीमे धीमे हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में, नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में भी देखते हैं. So you can study this and then you will be able to have an idea. See, first statement ये कहता है कि कंकरेंसी कंट्रोल को अप्लाई करने के लिए आपको एक थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, कुछ एल्गोरिथम्स की जरूरत पड़ेगी, और जो कि सीरियलाइजेबिलिटी थ्योरी के कॉन्सेप्ट से निकल के आती है. So that is why serializability theory is important, because somewhere or the other concurrency control is directly linked with this serializability theory, or it is vice versa. Serializability theory is directly related with these concurrency control algorithms. So this is one thing. Next, a schedule क्या होता है, ये मैं आपको already बता चुका हूं. Schedule is like defined over a set of transactions. एक schedule के अंदर बहुत सारे transactions होते हैं and specifies order of execution of these transaction operations. ठीक है? So this you can see. Okay. Now this is very important. दो कॉन्सेप्ट यहां पर निकल कर आते हैं, सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल. आई होप ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था. व्हाट आर सीरियल शेड्यूल्स? सी ऐसे तो बेटा काम नहीं चलेगा, आपको रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा. व्हाट आर सीरियल शेड्यूल्स? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. What tough question पूछ लिया? What are serial schedule? Okay, please tell me what are schedules? Schedule क्या होते हैं? चलिए. जो टास्क दिए गए उनको जो परफॉर्म होते हैं शेड्यूलिंग करना. Pardon? दोबारा बोलिए. सर लाइक जैसे हम प्रोग्राम करते हैं कि पहले वो बॉडी वो क्लास एग्जीक्यूट होगी, पहले क्लास चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा. इस तरीके से जो अरेंजमेंट्स क्या होता है टास्क का. हाँ, गुड. नहीं, टास्क का जो आप अरेंजमेंट कह रहे हो बेटा, वो तो हो गया ट्रांजैक्शन. ठीक है, ट्रांजैक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शंस. मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आपस में कैसे काम करेंगे, दैट इज अ शेड्यूल. एक शेड्यूल के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. सी इट्स लाइक दिस. एक ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और एक शेड्यूल के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. सो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस मिलके आपका बनाते हैं, क्या कहते हैं, ये शेड्यूल. ठीक है. नाउ अब एक कंसेप्ट यहां पर हमारा और निकल कर आता है. व्हाट इज दैट कंसेप्ट? कंसेप्ट सेज कि अगर मान लीजिए एक शेड्यूल के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं,
एक शेड्यूल के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं और हम क्या करते हैं कि पहले एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद तीसरा करते हैं। तो ये जो होता है ये हम बिल्कुल सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सीरियल शेड्यूल। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये मैंने आपको करवाया हुआ है ये सब। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीरियल शेड्यूल। डू नॉट रीड ऊपर नीचे क्या लिखा है, सिंपल आप ये समझिए, ये सीरियल शेड्यूल है। मतलब T1 और T2, T1 के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6, और T2 के अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 6 + 7 इंस्ट्रक्शंस आर देयर इन ए शेड्यूल। और T1 के अंदर 6 है, T2 के अंदर 7 है। तो कुल मिला के हमारा शेड्यूल तब तक कंप्लीट नहीं होगा, कुल मिला के हमारा शेड्यूल तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसके दोनों ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होंगे। और एक ट्रांजैक्शन कब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक उसके अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस है वो कंप्लीट नहीं होगी। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं कि जब तक पहले पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो तब तक हम दूसरा टास्क ना करें, या जब तक पहले दूसरे वाला ना हो तब तक पहला ना करें, तो क्योंकि हम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सीरियल शेड्यूल। आ रहा है समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसको कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जब तक मेरा पानी गर्म नहीं हो जाएगा सुबह नहाने के लिए तब तक मैं ब्रश नहीं करूंगा, मैं 1 बाय 1 करूंगा। पहले मेरा पानी गर्म होगा, फिर उसके बाद मैं नहाऊं, मतलब फिर उसके बाद पानी गर्म हो जाएगा, मैं गीजर बंद करूंगा, फिर मैं ब्रश करूंगा, फिर मैं नहाऊं। एक काम जब तक खत्म नहीं होता तब तक आप दूसरे को नहीं पिक करते। दिस इज कॉल्ड एज सीरियल शेड्यूल। और एक और शेड्यूल होता है इस तरीके का, इसको हम कहते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल। देखो ध्यान से, अगर T1 में अभी भी 6 इंस्ट्रक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6, T2 में अभी भी 7 इंस्ट्रक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7, काम वही होगा, लेकिन दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल। नाउ व्हाट डज नॉन सीरियल शेड्यूल सेज? नॉन सीरियल शेड्यूल सेज कि जरूरी नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा तभी मैं दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट करूंगा। नो, हो सकता है कि अगर मैंने एक ट्रांजैक्शन, क्या कहते हैं, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ मैं दूसरे को स्टार्ट कर दूं, दूसरा कंप्लीट नहीं हुआ पहले को स्टार्ट कर दूं, पहला कंप्लीट नहीं हुआ दूसरे कर दूं। तो ऐसे करते करते हम एक के अंदर एक कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरलीविंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, इंटरलीविंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपने कभी देखा होगा, अभी विंटर्स अप्रोच कर रही है, अप्रोच क्या कर रही है, कर ही चुकी है। आपने देखा होगा घर की लेडीज या जो भी, लेट अस नॉट रिस्ट्रिक्ट दिस टू लेडीज, जब स्वेटर होता है जो घर में लोग करते हैं वूल से, घर में निटिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा एक धागे के अंदर दूसरा, दूसरे धागे के अंदर पहला, पहले के अंदर दूसरा। या कभी आपने ऐसा देखा है, पहले एक बड़ा सा धागा लेते हैं, वो खत्म हो जाता है, फिर दूसरे धागे को बांध देते हैं, फिर दूसरा खत्म हो जाता है, तीसरा, ऐसा होता है क्या? नो, है ना, एक के अंदर एक। मैं आपको एक एग्जाम्पल, मैं ये शायद मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये सब मैं बता चुका हूं, आप लोग मेरे से दोबारा करवा रहे हो। आई शो यू। जैसे क्या होता है, कभी आपने देखा हो, ये जो स्वेटर वाला ही मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, जिसको मैं कह रहा था इंटरलीविंग ऑफ ऑपरेशन। देखो कुछ इस तरीके का होता है, ये एक धागा है, उसी धागे के अंदर आपने दूसरा धागा घुसा दिया, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरलीविंग ऑफ ऑपरेशन। एक ट्रांजैक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर पहला, लाइक अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, आपने कभी साइंस में पढ़ा हो, डीएनए का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, इसको कहते हैं हेक्सिलिकल, हाँ हेक्सिलिकल स्ट्रक्चर। गॉट इट? समझ में आ रहा है? Yes, Am I sir. making things clear? So अब ये तो हो गया, ठीक है, अब मैं समझ में आ गया क्या होता है सीरियल शेड्यूल, क्या होता है नॉन सीरियल शेड्यूल। अब मुझे आप ये बताइए, सीरियल शेड्यूल का एक फायदा, सीरियल शेड्यूल का एक नुकसान, और जो सीरियल शेड्यूल का फायदा होगा वो नॉन सीरियल शेड्यूल का नुकसान होगा, और जो सीरियल शेड्यूल का नुकसान होगा वो सीरियल शेड्यूल का फायदा होगा, उल्टा है। बताइए। नो वन? नो सर। मुझे लग रहा है सबने पढ़ाई बंद कर दी है। बड़ी दिक्कत आने वाली है लास्ट एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव हमेशा टफ होता है। सब्जेक्टिव तो क्या है, रट लिया
और कर दिया। ऑब्जेक्टिव में तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एनी हाउ, आप नहीं पढ़ रहे हो, मेरा काम है पढ़ाना। सीरियल शेड्यूल का एक फायदा ये है कि सीरियल शेड्यूल में कभी भी कोई कंकरेंसी की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि वहां हम कंकरेंसी कर ही नहीं रहे। सीरियल शेड्यूल में कभी लॉस्ट अपडेट नहीं होगा, सीरियल शेड्यूल में कभी डर्टी रीड नहीं होगा, सीरियल शेड्यूल में कभी इनकरेक्ट समरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हम कंकरेंसी कर ही नहीं रहे। कंकरेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन खत्म ना हो दूसरा कर दो, तो वो काम तो हम कर ही नहीं रहे। तो वो कब कर ही नहीं रहे हैं तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, हम हमेशा सेफ रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि हम ऐसे अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएंगे। अब देखो क्या होता है, हम अपने घरों में हुए हैं आजकल, आपने देखा होगा विंटर्स हैं, वी ऑल नीड वार्म वाटर, हॉट वाटर फॉर बेथिंग एंड फॉर अदर पर्पस। अभी क्या होता है, सुबह सुबह इन द मॉर्निंग व्हेन यू हैव टू टेक बाथ, आप क्या करते हो, आप अपना गीजर ऑन करते हो एंड बाय दैट टाइम योर गीजर इज लाइक वर्किंग, आप उसी बीच में अपने बहुत सारे काम कर लेते हो। नहीं लाइक अगर मैं बात करूं जो जिनको सुबह सुबह खाना भी बनाना होता है, नाश्ता बनाना, सब कुछ सारे काम कर लेते हैं, तो वो उस दौरान सारे काम कर लेते हैं और उसके बाद इन द मीन टाइम व्हेन वाटर इज हॉट दे गो फॉर बेथिंग, है ना। इस तरीके से हम उसी में ब्रश भी कर लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। सो इसको कहते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए ये जीएलए यूनिवर्सिटी के बाहर जो एक हाईवे है जिसको हम NH2 कहते हैं, पहले NH2 था, अब शायद इसका नाम NH19 हो गया है, एटलीस्ट जीपीएस ये बताता है। तो मान लीजिए वहां पर मैं एक रूल लगा दूं कि वहां पर मैं रूल ये लगा दूं कि 9 बजे से लेकर 9:10 तक शौर्य दीक्षित ही यूज कर पाएंगे उस हाईवे को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नाम यही नजर आ रहे हैं। फिर 9:10 से लेकर 9:20 तक सार्थक मित्तल यूज कर पाएंगे, 57 रोल नंबर। फिर 9:20 से 9:30 तक शशांक उसको यूज कर पाएंगे। सो दिस इज समथिंग सीरियल शेड्यूल। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अरे एक्सीडेंट कैसे होगा? एक ही समय पर एक ही गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट कैसे होगा? नुकसान क्या है? रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ही नहीं है। भाई सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए लगा के दे हैव बिल्ट दिस वंडरफुल हाईवे एंड वी आर रिस्ट्रिक्टिंग इट इन सच अ मैनर, तो वो तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। तो दिस इज द डिसएडवांटेज कि उसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं होता। अब आ जाओ नॉन सीरियल में। नॉन सीरियल का फायदा, नॉन सीरियल का फायदा है कि वहां पर रिसोर्स यूटिलाइजेशन बड़ा अच्छा होता है। भाई हाईवे पे हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम कभी क्या इस चक्कर में अपनी गाड़ी नहीं निकालते, अरे नहीं बहुत ट्रैफिक होगा हम नहीं जाएंगे, एक्सीडेंट, नो, you still take your car. So that is the effective utilization of resources. But at the same time जो सीरियल में एडवांटेज था वो यहाँ डिसएडवांटेज। एडवांटेज वहां क्या था, स्टेट हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, यहाँ हो सकता है कंसिस्टेंट ना हो। तो कंसिस्टेंट का मतलब जब एक साथ इतने सारे लोग गाड़ियां निकालेंगे तो एक्सीडेंट्स भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे नुकसान होने के। बट हम क्या नुकसान होने की वजह से क्या हम निकलना बंद कर दें? क्या हम नॉन सीरियल शेड्यूल ना करें? नो, आइडिया इज हम नॉन सीरियल शेड्यूल ही करें। लेकिन अब फिर नॉन सीरियल करेंगे तो क्योंकि उसमें कंकरेंसी करेंगे तो कंकरेंसी की प्रॉब्लम आएगी। तो कंकरेंसी की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करें? तो देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म जिससे हम कंकरेंसी की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब जैसे जो मैंने ये आपको एग्जांपल दिया हाईवे वाला, इसमें भी तो नॉन सीरियल शेड्यूल कर रहे हैं, इसमें भी प्रॉब्लम आएंगी। तो उससे बचने का क्या तरीका है? बहुत सारे तरीके हैं। हम स्पीड लिमिट फिक्स कर सकते हैं 80 किलोमीटर पर आवर, हम जगह जगह स्पीड ब्रेकर्स कर सकते हैं, या कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वहां पर कुछ पुलिस के व्हीकल्स कर सकते हैं। क्या कराऊंगा भाई? पार्डन, मैं कराऊंगा। सार्थक कुछ कह रहे हो आप? हम्म, ओके, तो ये सब कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। उसी तरीके से नॉन सीरियल शेड्यूल में भी हम कुछ कर सकते हैं जिससे कि काम भी नॉन सीरियल की तरह हो, क्योंकि इसमें फायदा ज्यादा है और एक्सीडेंट भी ना हो। भाई नॉन सीरियल शेड्यूल में यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, तो हम उससे मेंटेन कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? हम कुछ ना कुछ मैकेनिज्म करेंगे, वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। So this is the concept of serializability and the concept of serial schedule. Now, अब serializability क्या है? Serializability ये कहता है कि हमने पढ़ लिया सीरियल शेड्यूल क्या होता है, हमने ये भी पढ़ लिया नॉन सीरियल शेड्यूल क्या कहता है।
लेकिन सीरियलाइजेबिलिटी थ्योरी ये कहती है कि रियल लाइफ में, सीरियलाइजेबिलिटी थ्योरी ये कहती है रियल लाइफ में हमें काम तो नॉन सीरियल शेड्यूल नहीं करना है, हमें काम जो करना है वो नॉन सीरियल शेड्यूल ही करना है, बट हमें इस तरीके से करना है, बट हमें वो काम इस तरीके से करना है कि उसका रिजल्ट सीरियल शेड्यूल के जैसा हो। अब रिजल्ट जो है सीरियल शेड्यूल के जैसा हो, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे सीरियल शेड्यूल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कंसिस्टेंसी की, वैसे ही प्रॉब्लम वहां भी ना आए कंसिस्टेंसी। तो ये सिंपल, तो काम हमें नॉन सीरियल की तरह करना है और इस तरीके से करना है कि उसका आउटपुट सीरियल की तरह हो, यानी कोई गड़बड़ ना हो, तभी तो फायदा है। सो इसी को कहते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी इज मेकिंग द रिजल्ट ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल इन सच अ मैनर दैट इट शुड लुक लाइक सीरियल शेड्यूल, दैट्स इट। अब उसी में एक कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट शेड्यूल का। इक्विवेलेंट शेड्यूल को आप पढ़ भी सकते हो, आई एम सो सॉरी। It says for any database state, the effect on the set of objects in the database and output of executing the first schedule is identical to the effect of executing the second schedule. अगर दो शेड्यूल आपके सामने हैं और दो शेड्यूल का आउटपुट एक जैसा आ रहा है, अगर दो शेड्यूल का आउटपुट एक जैसा आ रहा है और डिफरेंट तरीके से काम करने पे, तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंट शेड्यूल। डोंट वरी, अभी आपके पास एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो। अब सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। सीरियलाइजेबल शेड्यूल का मतलब ये होता है अ शेड्यूल दैट इज इक्विवेलेंट टू सम सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर मेरे पास कोई नॉन सीरियल शेड्यूल है और वो नॉन सीरियल होने के बावजूद, अगर वो नॉन सीरियल होने के बावजूद मुझे सीरियल की तरह आंसर दे रहा है, सो इट मींस इट्स अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल। आप इसको चाहो तो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। इसमें लिखा है intuitively with a serializable schedule you only see things that could happen in situations where you are running transactions one at a time। तो वन एट ए टाइम का मतलब क्या है? सीरियल शेड्यूल, एक खत्म होगा तभी दूसरा शुरू करो। तो वो कह रहा है कि एक सीरियलाइजेबल शेड्यूल तब सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा जब वो बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? उस ट्रांजैक्शन की तरह जो वन एट ए टाइम वाला काम करता है। सो दैट्स द आइडिया, ठीक है। नाउ दिस इज द सीरियलाइजेबल शेड्यूल। दिस इज वेरी सिंपल। पहले T1 का काम खत्म होगा, फिर T2 का काम खत्म होगा। तो ये तो बिल्कुल सीरियल शेड्यूल है, इसमें तो कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ये। अब हमने सेम वही काम किया। हमने क्या किया कि ये जो पहला वाला शेड्यूल था, इसमें पहले T1 था फिर T2 था। अब दूसरे वाले में हमने पहले T2 कर दिया और फिर T1 कर दिया। अब देखते हैं क्या डिफरेंस रहा। मान लो शुरुआत में A की वैल्यू थी 1000 और B की वैल्यू थी 2000। याद रखना, A की वैल्यू थी 1000 और B की वैल्यू थी 2000। तो टोटल कितनी वैल्यू थी हमारे पास A प्लस B? 3000। अब हमने क्या किया, A में से 50 घटा दिया, तो A कितना हो गया? 950। B कितना हो गया? 2050। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो A 950 हो चुका था उसमें से हमने 0.1 कम कर दिया, तो 950 का 0.1 कितना होगा? 95। अब 95 को माइनस, तो टेम्प की वैल्यू हो गई 95। तो अब टेम्प को माइनस कर दो A में से, तो A है 950 माइनस 95, A कितना हो गया? 865। 855, ठीक है। Yes, sir, अच्छा, टेम्प की वैल्यू थी 95 को जोड़ दो B में, तो 2050 प्लस 95 कितना होता है? 2145। अब B की वैल्यू हो गई 2145 और A की वैल्यू हो गई 855। दोनों को ऐड कर दो, देखो अभी भी 3000 आ रहा है कि नहीं? यस सर। आएगा, क्योंकि यहां तो कोई खतरे की बात ही नहीं ना, ये सीरियल शेड्यूल है। अब अगर मान लीजिए मैं T2 को पहले कर दूं और T1 को बाद में, तो देखते हैं तब भी आंसर क्या यही आता है। T2 की वैल्यू कितनी है? A कितना है? 1000 में 0.1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 100। तो माइनस कर दो 1000 में, कितना होगा?
900। 900, अच्छा 900, टेम्प कितना था? 100 को 100, ऐड कर दो 2000 में, कितना हो गया? 2100, 2100। ए था तुम्हारा 900, 900 में से 50 घटाओ, कितना रह गया? 850, 850। और इधर था ये 2100, 2100 में 50 जोड़ दो, कितना हो गया? 2150, 2150, 2150 और 850, 3000, 3000। यानी कि जिस तरीके से ये सीरियल शेड्यूल काम कर रहा है उसी तरीके से पहले वाला सीरियल शेड्यूल काम कर रहा है। ये दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट शेड्यूल। आ रहा समझ में? ये क्या है दोनों? yes sir, इक्विवेलेंट। equivalent schedule, और इक्विवेलेंट तो है ही, और दोनों कंसिस्टेंट भी है। और हालांकि कंसिस्टेंट मैं नहीं भी बताता तब भी आपको आंख बंद करके बता देना चाहिए था, क्योंकि ये किस तरीके के शेड्यूल है? दे आर सीरियल शेड्यूल। एक खत्म होता है तभी दूसरा शुरू होता है, ठीक है। नाउ अब हमने क्या किया? अब हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया। अब हमने क्या किया कि इसको हमने नॉन सीरियल शेड्यूल बनाया, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा नॉन सीरियल शेड्यूल बनाया। तो ए की वैल्यू तो शुरुआत में 1000 यहां भी है, बी की 2000 यहां भी है। अब जरा यहां देखते हैं, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद बी क्या आंसर सेम आ रहा है? जरा चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू 1000 थी, 50 माइनस हुआ, कितनी हो गई? 950, 950 को साइड रखो। 950 में फिर 0.1 कैलकुलेट करो, कितना हुआ? 95। 95, 9.5 में से 95 माइनस करो, कितना हुआ? 855, 855। और 2000 में 50 ऐड करो, 2050, 2050 में 50, ये कितना निकला था? 95 ऐड करो, 95, ये आएगा 2145। 2145, 2145 और 855 ऐड कर दो जो ए बना था, कितना आता है? 3000, पूरा 3000। तो यानी ये भी कंसिस्टेंट है। इसी को सीरियलाइजेबिलिटी कहते हैं कि नॉन सीरियल होने के बावजूद ये आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ए प्लस बी की वैल्यू जो पहले थी, ए प्लस बी की वैल्यू अभी भी वही। समझ में आ रहा है? yes sir, अब यहां पर ऊपर लिखा भी हुआ है, let T1 and T2 be the transaction defined previously. The following schedule is not a serial schedule. ये सीरियल शेड्यूल नहीं है, बट फिर भी ये इक्विवेलेंट किसके है? सीरियल शेड्यूल के, ये इक्विवेलेंट है शेड्यूल 1 के भी और शेड्यूल 2 के 2 के भी, क्योंकि दोनों ही सीरियल शेड्यूल है। क्लियर? yes sir, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, सो दिस इज लाइक बेसिक assumption. Each transaction preserves database consistency. ये मेजर चीज है, ये होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड में कर देता हूं। फिर उसके बाद ये है कि does serial execution of a set of transaction preserves database. तो इसको तो कहने की बात नहीं है, ये हमेशा प्रिजर्व करेगा, ठीक है, दिस इज ऑब्वियस। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, अब पॉसिबली कंकरेंट शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल। तो जो पॉसिबली कंकरेंट लिखा है इसका मतलब क्या है? कौन सा शेड्यूल है वो? सीरियल, नॉन सीरियल। तो हाँ yes sir, नॉन सीरियल, सीरियल में तो कंकरेंसी का मतलब ही नहीं बनता ना। yes sir, कंकरेंट शेड्यूल का मतलब नॉन सीरियल। तो वो कह रहा है एक नॉन सीरियल शेड्यूल सीरियलाइजेबल कब कहलाएगा? इफ इट इज इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल, सीरियल शेड्यूल, अगर वो बिल्कुल सीरियल शेड्यूल के समान काम करे। समझ में आ रहा है? yes sir, ओके, अब वो ये कह रहा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सीरियल शेड्यूल इक्विवेलेंस गिव राइज टू द नॉन। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर हमें सीरियलाइजेबिलिटी को अचीव करना है, यानी कि पहले तो ये दोबारा पढ़ लेते हैं सीरियलाइजेबिलिटी होती क्या है। तो सीरियलाइजेबिलिटी ये कहती है कि एक नॉन सीरियल शेड्यूल को इस तरीके से काम करवाओ कि वो सीरियल शेड्यूल की तरह काम करे। तो अगर आपको ये काम कराना है तो इसको कहते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। और सीरियलाइजेबिलिटी को अचीव करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और एक होता है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो बारी बारी हमें इसको देखना है। अब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल पे आ जाओ। तो अब सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा? टू ऑपरेशंस कॉन्फ्लिक्ट इफ, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दो ऑपरेशंस कब कॉन्फ्लिक्ट करेंगे? दो ऑपरेशंस कब आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे? लड़ाई कब होगी? आपको पता नहीं याद है कि नहीं, मेरे को तो खूब अच्छे से याद आ रहा है। दो बच्चों के खिलौने वाला एग्जांपल भी दिया था,
आई डोंट नो, आप सब भूल यस जाते सर। हैं, है ना? तो दो ऑपरेशंस कब कॉन्फ्लिक्ट होंगे? नॉन सीरियल में। नहीं नहीं बेटा, ये अब दूसरी तरीके से बताओ ना। नॉन सीरियल तो ठीक है, दो दो ऑपरेशंस कॉन्करेंसी में कब कॉन्फ्लिक्ट करेंगे? पैरेलल होंगे जब, हैं? पैरेलल होंगे। हाँ, जब एक तो कि जब एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, दूसरा दोनों में से एक राइट जरूर होगा, और तीसरा एक ही समय पर एक डेटा आइटम पे काम कर रहे होंगे। यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। दे आर बाय डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। ऑब्वियस सी बात है, अगर T1 के अंदर ही रीड ए भी हो रहा है, राइट ए भी हो रहा है एक ही समय पर, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो T1 की हेडेक है। प्रॉब्लम कब है कि एक ए डेटा आइटम जो है उसमें T1 एक समय पर रीड कर रहा है और उसी समय पर T2 उसको राइट करना चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अगर एक ही डेटा आइटम को एक ही समय पर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस एक्सेस करना चाहते हैं तो तब होगा, या फिर दे आर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, तो सेम ऑब्जेक्ट तो होगा ही ए। अच्छा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज राइट, दिस इज इवन इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बता चुका हूं। यस सर, आपने टेबल से बताया था आपने। मैंने बताया तो बहुत कुछ है, आप लोग याद कुछ नहीं रखते हो। मैंने कहा था रीड में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, रीड राइट में प्रॉब्लम होगी, राइट रीड में प्रॉब्लम होगी, और राइट में प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब वो ये कह रहा है, इफ अ शेड्यूल एस, अगर कोई एक शेड्यूल एस है, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू शेड्यूल एस डैश। अगर हम एक शेड्यूल एस है और उसको हम एस डैश में कन्वर्ट कर सके, कैसे? बाय सीरीज ऑफ स्वैप्स ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, देन वी कैन से एस एंड एस डैश आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब ये बड़ी हैवी टर्म हो गई, आई डोंट नो ये आपको कैसे समझ में आएगा। देखिए, एक शेड्यूल ऑलरेडी है, ठीक है, एक शेड्यूल ऑलरेडी है, और मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल। ओके, मान लीजिए ये एक शेड्यूल है, ठीक है, दिस इज वन शेड्यूल। इसी शेड्यूल से मैं चाहता हूं एक और शेड्यूल निकालूं, ठीक है, इसी शेड्यूल से मैं चाहता हूं एक और शेड्यूल निकालूं। अच्छा, कैसे निकालूं या क्यों निकालूं? पहले क्यों निकालूं? इसलिए क्योंकि ये एक शेड्यूल है, ये है नॉन सीरियल, बट ये अच्छा शेड्यूल है क्योंकि इसका रिजल्ट सीरियल जैसा आ रहा है, जो हम कैलकुलेट कर चुके। नाउ अब क्या करें? अब हम ये चाहते हैं कि इसी शेड्यूल से एक और शेड्यूल बनाए, और वो शेड्यूल कैसा हो? वो शेड्यूल ऐसा हो कि उसको बनाने का लॉजिक ये है कि T1 और T2 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, T1 और T2 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आपस में हम स्वैप कर दें, और इस तरीके से स्वैप करें कि वो आपस में नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब हम कभी भी T1 और T2 के बीच में आपस में इंस्ट्रक्शन स्वैप ऐसे नहीं करेंगे कि एक रीड ए हो और एक राइट ए हो, तो ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये कभी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये थोड़ा आपके लिए बाउंसर हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। यहाँ ये इमेज है, एक्चुअली इसमें लिखा नहीं जा रहा, कैसे किया जाए। मान लीजिए ये जो रीड ए है, यहाँ पर ये आया 10, मेरे साथ कर पाओगे कि नहीं? आई डोंट नो, वेट, उसको मैं क्लियर करता हूँ। थोड़ी देर रुक जाइए, अभी बताता हूँ। ओके, यस, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं, और यार वो फिर गायब हो जाता है, रीड ए, ठीक है, रीड ए के बाद ए में से A50 माइनस किया, फिर उसके बाद राइट ए, फिर उसके बाद यहां पर रीड ए में टेम्प, और फिर ए, फिर राइट।
रीड ए, एक आया टेम्प क्या था? टेम्प इंटू रीड इंटू ए इंटू 0.5 0.1 ए इंटू 0.1 0.1, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, ए में से टेम्प को माइनस किया, यही किया ना? यस सर। ए में से हमने टेम्प को माइनस कर दिया और फिर यहाँ कर दिया राइट, ठीक है, यही किया। ओके यस सर, यस सर। अच्छा, अब ये दूसरा भी कॉपी कर लेते हैं फटाफट। रीड बी किया, बी में 50 जोड़ दिया और फिर राइट बी, तो सेम यही वाला काम किया। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, प्लस करना है। जहाँ प्लस करना है, जहाँ जहाँ ए वहां बी। गुड, और यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर क्या है, यहाँ रीड बी में टेम्प ऐड कर देना है बस। तो यहाँ ये रीड बी, रीड बी में अब यहाँ क्या करना है, बी सर में ऊपर वाला कॉपी कर लेते, कौन सा? ये वाला, हाँ इसके लिए भी कर देंगे। हाँ कर तो सकते हैं, लो चलो, कंट्रोल वी और यहाँ सी, यहाँ वी और यहाँ बी, ठीक है। तो ये था, ये हमारा एक नॉन सीरियल शेड्यूल है जो सीरियल शेड्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये तो अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको जरा मैं बॉर्डर बना देता हूँ क्योंकि समझना जरूरी है, चाहे थोड़ा स्लो समझो, है ना। ओके, अब ये देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। ये 10:10 पे आया, ठीक है, और ये 10:11 पे आया। तो ऐसे मान लीजिए ये इंस्ट्रक्शन एक एक करके आगे बढ़ती गई, ठीक है। सो लाइकवाइज दे हैव कम। अब वो ये कह रहा है कि इसी जो क्या कहते हैं शेड्यूल में ये जो ट्रांजैक्शन T1 है और ये जो ट्रांजैक्शन T2 है, आप इसमें क्या करिए, हम अगर इसका एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल बनाना चाहते हैं, मान लीजिए ये एक शेड्यूल है हमारे पास S, और हम चाहते हैं कि इसी से एक और शेड्यूल बनाए S डैश। तो वो ये कह रहा है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस को आप आपस में स्वैप कर सकते हो। स्वैप मतलब T1 की T2 वाली जगह पे ले आओ, T2 की T1 ऐसे, लेकिन वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हो। अब अगर मुझे ध्यान से बताओ, इसकी ये और इसकी ये हम स्वैप कर सकते हैं? मतलब स्वैप करने का मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि रीड ए को यहां पर ले आओ और राइट ए को यहां पर ले आओ। तो ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आपस में स्वैप? से यस और नो? सर कर तो सकते हैं पर नहीं कर डेटा, सकते, क्योंकि सर अगर आप देखो ये है राइट और ये है रीड, ठीक है, और ये राइट रीड आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ये हम नहीं कर सकते। अच्छा सर। ये बताओ, ये राइट और ये रीड कर सकते हैं? नो सर। कर सकते हैं ये, क्योंकि ये दूसरे अलग अलग डेटा आइटम पर है, एक ए पे एक बी पे है। समझ में? हाँ कर सकते हैं, है ना। और स्वैप करने का मतलब क्या है कि राइट ए, देखो राइट स्वैप करने का मतलब आप समझो, कंफ्यूज मत हो। स्वैप करने का मतलब ये नहीं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये T1 से T2 में चली जाएगी। भाई T1 है का पार्ट है तो वो T1 में ही रहेगा, T2 का पार्ट है तो T2। स्वैप करने का मतलब है कि जिस समय पर T1 का काम हो रहा था वो T1 का ना होके T2 का हो और आपस में हो जाए। जैसे कहने का मतलब ये रीड बी है, ठीक है। अब ये रीड बी T1 का है तो ये T1 का ही रहेगा, बट Yes, ये sir. क्या होगा, 10:17 से उठ के ये 10:16 पर पहुंच जाएगा। आ रहा समझ में? आ गए सर, समझ गए। 10:17 से 10:16 पे उठ जाएगा, और जब ये 17 से 16 पे गया है तो 16 वाले को 17 पे आना पड़ेगा, तो ये 16 वाला 17 पे आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर, आ गया। और उस केस में हम इन दोनों को उड़ा देंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये हमने किया। तो कुछ इस तरीके का काम होता है, इसको हम कहते हैं
नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग स्वैपिंग। और अगर ऐसा करके हम एक और शेड्यूल तैयार कर दें, ऐसा करके अगर हम एक नया शेड्यूल तैयार कर दें और दोनों का नतीजा एक जैसा हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो नया वाला हमारा शेड्यूल निकल कर आया एस डैश, तो हम कहेंगे एस एंड एस डैश जो है हमारे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स है। क्या है? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज शेड्यूल। तो अब आप Yes, इसमें यहाँ पर इसके थ्रू आप इसको देख सकते हो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दिस इज 7 एंड दिस इज 8। ये मैंने आपको बता दिया। इफ अ शेड्यूल S can be transformed into a schedule S dash by a series of swaps of non-conflicting instructions, we say that S and S dash are conflict equivalent. We say that a schedule S is conflict serializable if it is conflict equivalent to a serial schedule, क्योंकि उसका आंसर कंसिस्टेंट होना चाहिए सीरियल की तरह। सो ये एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्फ्लिक्ट सीरियल। क्या लिखा है? शेड्यूल S3 कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शेड्यूल 1, अ सीरियल शेड्यूल वेयर T2 फॉलोज T1, मतलब यहाँ T1 पहले है और T2 बाद में है, by series of swaps of non-conflicting operation. Therefore, S3 is a conflict serializable schedule. समझ में आ रहा है? Yes, समझ में आ रहा है sir. कि नहीं? आपने क्या किया, शेड्यूल S3 से एक नया S1 बनाया और आपने देखा, और आपने कैसे बनाया S3 से S1? आपने S3 से S1 ऐसे बनाया कि आपने नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग उसको आपस में स्वैप किया, वो कर दिया। ठीक है। अब जैसे ये देखो, यहां ध्यान से देखो, मान लो 10:10 पे ये हुआ, 10:11 पे ये हुआ, 10:12 पे ये हुआ, 10:13 पे ये हुआ, 10:14 पे ये हुआ। तो हमने क्या किया, 10:12 वाली स्टेटमेंट और 10:14 वाली स्टेटमेंट को हमने आपस में स्वैप कर दिया। कैसे? ये रीड बी उठ के ऊपर चला गया और ये रीड ए रीड बी वाले 10:14 पे आ गया। आ रहा समझ में कि नहीं? यस सर। उसी तरीके से ये जो 10:13 वाला था और 10:15 वाला था, उसको हमने स्वैप किया। यस जो सर, शिफ्ट हो गया। 10:13 पे राइट ए था उसकी जगह आ गया राइट बी, और जो 10:15 पे राइट बी था उसकी जगह आ गया राइट ए। अब आप ध्यान से देखो, राइट ए और राइट बी को आप आपस में स्वैप कर सकते हो। कोई कहेगा नहीं सर हम नहीं कर सकते, ये दोनों राइट है। बेटा राइट तो है बट डेटा इनके अलग है। यस सर। Are you getting this? यस सर, यस सर। So you can very well do this. समझ में आ रहा है? यस सर। Okay. So I think this is it for today's lecture. ये स्लाइड आप कहोगे तो मैं अभी आपको भेज देता हूँ। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आधा पौन घंटा 1 घंटा इसको पढ़ के आइएगा, अदरवाइज आगे के टॉपिक्स थोड़े और टफ है, समझ में नहीं आएंगे। ठीक है? थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।